प्यारे देशवासियों, आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे हमारे भारत देश की अखंड भारत के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, जैसे आपने कहावत सुनी है कि शेर के मुंह में खून लग जाता है, भेड़िए के मुंह में खून लग जाता है, जंगली जानवर के। और हमारे देश का इतिहास गवाह रहा है कि पहले इस देश पे मुग़लों ने राज किया, खूब लूट खसोट करी इस देश के अंदर, हर तरीके से अत्याचार किए। उसके बाद अंग्रेज़ों ने इस देश से कब्जा कर लिया और ये लोग इतना इस देश के अंदर इनकी जड़ें पैठ हो गई थी कि ये जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि यहाँ से इनको हर तरीके का वो साधन और सुख मिल रहा था जो इन्होंने यहाँ की एकता को और अखंडता को खंडित करके हासिल किया। डरा के धमका के उनमें डिवाइड एंड रूल, उनमें विभाजन करके उनकी विचारधारा को खंडित करके। ठीक इसी तरीके से जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उसके पिछले 5 साल अंग्रेज़ों ने रणनीति बनाई और उस रणनीति के तहत उन्होंने यहाँ के लोगों को देखा कि देश की एकता की साथ जो ये देश इकट्ठा हुआ था, प्रांतों को, जातिवाद को छोड़ के, और कहीं ना कहीं एक दरार भी इनके बीच में रहती थी। उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और उन्होंने जाने से पहले कुछ साल लोगों के अंदर, हमारे देश की जनता के बीच के अंदर एक इस तरह का माहौल बनाया कि इस देश की जो अखंडता थी उसको खंडित करने का प्रयास किया, और खंडित के लिए हल्की हल्की दरार और कुछ बीज बो दिए। जैसे कोरोना महामारी में आपको नज़र आया कि अब धीरे धीरे उसके म्यूटेंट्स होके उसके वायरस और उसके नए साइड इफ़ेक्ट्स देश के सामने आ रहे हैं और देश की करोड़ों जनता उसकी शिकार हो रही है। इसी तरीके से इन लोगों ने अंग्रेजी और कुछ सोची समझी साजिश के तहत लगातार समय समय पर इस देश की नेताओं को, जनताओं को गुमराह करने का और उनका तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रखी। और समय समय पर, क्योंकि सबको पता है कि इस देश को भारी शक्ति से आक्रमण करने के लिए पहले अंदरूनी शक्ति से अंदरूनी इनकी ताकत को कमज़ोर करना पड़ेगा यहाँ के भारत की। इसलिए यहाँ के डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी आज भी यहाँ पे चल रही है, कुछ लोग विदेशी ताकतें कर रही हैं कि वो यहाँ पे सिविल वार करवाना चाहते हैं, ताकि जब सिविल वार छिड़े तो वो बाहर से आक्रमण कर दें और देश की एकता और अखंडता को खंडित कर दे और भारत का विभाजन कर सके। ये प्रयास विदेशी ताकतें कर रहे हैं, क्योंकि भारत को जीतने का और गुलाम करने का सपना तो किसी के बस में नहीं है, लेकिन कुछ टुकड़ों को हासिल करने का और इसको खंडित करने का प्रयास, इस देश की एकता और विकास और तरक्की को देख के लोग परेशान हैं। और आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश इतनी तेज़ी से आगे जा रहा है, उसको रोकने के लिए यहाँ के लोकल कुछ पॉलिटिशियंस के सहारा मिलकर, कुछ छुटपैया नेताओं के साथ मिलकर वो इस तरह का माहौल, वातावरण पैदा कर रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया पे ऐसे नकली हैक अकाउंट बनाए जाते हैं जिनके अकाउंट विदेशों से ऑपरेट होते हैं, और इस तरह से बहुत ही साजिश के तहत काम किया जा रहा है। देश में क्राइम किया जा रहा है, भाईचारा खराब किया जा रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति जैसे दिल्ली सरकार की देखने को मिल रही है कि एक विशेष समुदाय को धार्मिक स्तर के ऊपर तुष्टीकरण की राजनीति के तहत 14 करोड़ की सब्सिडी दी जा रही है और बाकी धर्म के अंदर एक दरार पैदा करी जा रही है। 200 यूनिट, 400 यूनिट इस तरह की एक दरार पैदा करी जा रही है ताकि ये देश की एकता, अखंडता को खंडित किया जा सके। और इस तरीके से पॉलिटिशियनों की विचारधारा को कौन फाइनेंस करता है, कौन क्या करता है, इसकी एक जांच का विषय है। और आज पिछले 2-3 दिन से आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में भी, और जैसे एक मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी एक नेतृत्व के तौर पे काम करें, उनमें फूट डालने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि देश की एकता, अखंडता पहले है। आरएसएस जो एक इंटरनल आर्मी के तौर पे काम कर रही है, और आने वाले समय में कभी सिविल वार हुई तो आपके सामने होगा कि आरएसएस सबसे पहले आंतरिक लड़ाई के अंदर और भारी शक्ति दोनों का सामना करेगी, और ये आने वाले समय में साबित हो जाएगा अगर कभी ऐसा कोई समय आया। वैसे तो हमें मोदी जी के ऊपर पूरा विश्वास है कि उनकी हर तरीके से टीम हर एंगल से काम कर रही है, विदेशों में कूटनीति से काम कर रही है, बॉर्डर पे काम कर रही है। कोरोना में हमारा विश्व के अंदर पहला नंबर आया है लड़ने के अंदर। उनकी सूझबूझ समझ के हम कायल हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं। देश में जिस तरह से आर्थिक संकट पैदा हो रहा है, आर्थिक संकट का कारण हम एक तरफ अपने प्रधानमंत्री जी को देना चाहते हैं, लेकिन वहीं कई इसके पॉजिटिव फैक्टर भी हुए हैं। आज जब इस देश के अंदर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा था, आज आप देख लो कि आज उस नारे का क्या हाल है। दिल्ली सरकार के हाल आप देख लो कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री कभी रात को 11 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में कभी सड़क पे रात को निकले हो अपने मंत्रिमंडल के साथ, एसडीएम के साथ,
दिल्ली में 2 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में चोरी होती है। आपने कभी देखा हो कि किसी आईपीएस को रानी बाग की गलियों में घूमते हुए? सरकारी मशीनरी का यहाँ फेल है। केंद्र सरकार क्या क्या काम करेगी जब जनता ही जागरूक नहीं है? आज किसी गली में कोई चोरी डकैती झगड़ा होता है, जनता कहती है कि हमारा झगड़ा नहीं है, यही चीज़ अंग्रेज़ों के ज़माने में थी और इसीलिए हम गुलाम हुए। और आज फिर वही हालत हो चुकी है, लोग स्वार्थी हो चुके हैं, घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, पड़ोसी की मदद नहीं करना चाहते, और परिणाम आपके सामने है। आज हमारे रानीबाग ऋषिनगर में कितनी चोरियां हुई, कांस्टेबल नीरज मौके पे थे, लोग इतने डरे हुए कि अपने घर में खुद की चोरी की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस को तैयार नहीं है। 100 नंबर कॉल ली, पुलिस मुकदमा दर्ज करने को तैयार नहीं है। हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं कि जितने आम आदमी पार्टी के नेता, जो नेता राजसी के अंदर राजसी शौक में पड़ गए हैं, शराब की लत, जो लोग राजसी शौक में पड़ गए हैं नेता या उनका परिवार, आज उसकी कीमत इस देश को चुकानी पड़ रही है। क्योंकि फिर वही लोग साठ गांठ करके सत्ता में दोबारा आ जाते हैं, सत्ता में उनका कब्जा खा भी रहता है। कांग्रेस इसकी मिसाल है। इसीलिए हमारा देश, हमारे देश के अंदर जो संस्था है, जो वैचारिक एक विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की, मैं उससे प्रभावित हुआ पिछले 3-4 सालों से। और मैंने इस चीज़ के अंदर बड़ी रिसर्च करी कि यहाँ कोई उत्तराधिकारी नहीं रहता। आप मोदी जी हैं, मोदी जी ने देखो जिस तरह से काम किए हैं, और इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। तो इस तरह की जो विचारधारा होता है, इससे ये वंशवाद वाली बात नहीं होती कि हमारा कब्जा रहेगा। जो पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ जो सत्ता से चला आ रहा है कि लोगों ने इसको राजगद्दी समझ लिया है, जो कि हमारे देश के कानून के हिसाब से एक नौकरशाह की गद्दी है। आज कितने बड़े बड़े सरकारी अधिकारी अपने कार्यालय के अंदर बैठते हैं और वो अपने आप को अफसर, राजा, महाराजा समझने लगते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि वो नौकरशाह हैं। वो अपने कमरे के बाहर 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे जनता को बैठाते हैं। कई दिन उनको चक्कर लगवाते हैं और खुद एयर कंडीशन कार्यालय में 200-200 आदमी का स्टाफ लेके बैठे हुए हैं, काम नहीं करना चाहते। उनके पास कोई क्राइम की सूचना दो तो उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं करना चाहते। सभी कार्यालयों का ये लगभग ये हाल हो चुका है। जब मोदी ज़बरदस्ती रिटायरमेंट करने के प्रयास कर रहे हैं तो उसका ये विरोध करते हैं। अलग अलग तरीके से विरोध है और इसी चीज़ का फ़ायदा विदेशी ताकतें कर रही हैं। ऐसे लोगों को, ऐसी मानसिकताओं को हवा दी जा रही है। लोगों को आज इतना, आप ये देखो सोशल मीडिया पे कितना मिसयूज़ हो रहा है। ऐसी यूट्यूब पे के ऊपर सीरीज़ बन के आ रही हैं जिसमें अश्लीलता और हमारे देश की संस्कृति को खंडित करने के उदाहरण इस तरीके से रखे जाते हैं कि जो नए बच्चों की पीढ़ी है आज वो नशे में डूबती जा रही है, ऐश में डूबती जा रही है, स्वार्थी होती जा रही है, माँ बाप का सम्मान नहीं कर रहे। ये चीज़ें आज सामने भर के आ रहे हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स। और घर घर के अंदर आज जो देश की जनता को जागरूक करने के लिए, उनको शिक्षा के माध्यम से जागरूक करने के लिए, देश की समस्याएं गांव की पीएम तक पहुंचाने के लिए जो मोबाइल, जो व्हाट्सएप, जो चीज़ें उनको दिया जाता अधिग्रहण, विदेशी ताकतों ने आज उसको ऐश प्रस्ताव में और यूट्यूब सीरीज़ में ऐसे अश्लीलता परोसी जा रही हैं, ऐसा माहौल परोसा जा रहा है कि आज पीढ़ियाँ हमारी ख़राब करी जा रही हैं। हमारा देश का भविष्य खराब, जो बच्चा 18 घंटे 20 घंटे पढ़ने वाला होता था, आज वो बच्चा 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ पा रहा है, क्योंकि वही बच्चा विदेश जा रहा है। तो ये लोग, विदेशी ताकतें उनको तोड़ रही हैं। एक तरफ यहाँ 50-60% वाला बच्चा सरकारी नौकरी में आ रहा है और यहाँ 90-95%, 85% नंबर लाने वाला विदेशों में जा रहा है। ये बहुत दुखद का विषय है। हम चाहेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इस ओर गौर करें और कुछ बहुत बड़ा देश के अंदर एक आंतरिक तौर के ऊपर इसकी तैयारी चल रही है। मैं देश की जनता से हाथ जोड़ के अपील करूंगा हर वर्ग से कि वो देश के इस प्रधानमंत्री का साथ दें। और प्रधानमंत्री जी आपकी सेवा के लिए अपना जीवन तक दांव पे लगा के घूम रहे हैं। हमारे देश के अंदर उदाहरण रहे हैं कि विदेशी ताकतें प्रधानमंत्री कार्यालय पे, प्रधानमंत्री तक पे अटैक करती हैं और जान लेने में उनकी कसर नहीं छोड़ती। और तब भी हमारे प्रधानमंत्री जी आज देश के हर वर्ग के अंदर, हर गांव में, कस्बों में तक उनकी पहुंच है। हमारे देश के गृह मंत्री आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्यक्रम में जाते हैं, प्रोटोकॉल तोड़ के लोगों से मिलते हैं। लोगों तक मिलने का प्रयास जो चल रहा है वो लगातार चल रहा है। और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से मेरी प्रार्थना है कि अपनी राजनीतिक सोच को चेंज करें, विज्ञापन वाली राजनीतिक सोच को चेंज करें। सत्ता चाहिए उनको, सत्ता ले लें। ये बार हम कई बार कह चुके हैं, सत्ता का लालच भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उनके नेताओं को नहीं है। और कृपया करके छल की राजनीति ना करें, दिल्ली की जनता को और वर्गों में ना बांटें, तुष्टीकरण की राजनीति बंद कर दें, जिससे दिल्ली की जनता का और भारत की जनता का विकास हो सके। क्योंकि भारत की राजधानी के होने के नाते दिल्ली की जनता के अंदर, दिल्ली के अंदर कोई भी हलचल होती है उसका भारतीय स्तर के ऊपर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मैसेज जाता है। इसको खंडित करने का प्रयास ना करें। और अगर उनको कुछ काम करना है तो यहाँ की सरकारी इंस्टीट्यूशन मिलकर काम करे, नहीं तो अपना त्याग पत्र दे दे। अगर वो केंद्र की सरकार से तालमेल करके, यहाँ के एलजी से तालमेल करके काम नहीं कर सकते
तो व्यक्तिगत निजी स्वार्थ के तौर पर राजनीति ना करें, अपना त्याग पत्र दे और आगे का यहाँ की दिल्ली की जनता तय करेगी कि कौन किसको नेतृत्व मिलेगा और उसके हिसाब से आगे की नीतियाँ तय होंगी और इसी का प्रयास होना चाहिए। और अगर उनके व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से, निजी स्वार्थ की वजह से दिल्ली की जनता का अंदर विकास नहीं हो पा रहा, अगर उनका ये कहना है तो मैं समझता हूँ कि उनको त्याग पत्र देना चाहिए, तुष्टीकरण की राजनीति बंद कर देनी चाहिए और दिखावे की राजनीति बंद करनी चाहिए और अपने उन वादों को याद करना चाहिए जो अन्ना हजारे के आंदोलन में उन्होंने किए थे। इसी के साथ श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत।